Hello and welcome to Country Affairs. I am Ravi Mishra. In this video, I am going to talk about the features of the Constitution. बेसिकली यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन सभी को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपसे। जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं इंडिया के रिगार्डिंग, किस तरह से गवर्नमेंट ऑपरेट करती है हमारी कंट्री को ताकि वो प्रॉपरली वे में ग्रो कर सके, डेमोक्रेसी यहाँ पर इस्टेब्लिश रहे, उन सभी एस्पेक्ट्स को मैं यहाँ पर आपसे इन डेप्थ डिस्कस करूँगा इसके फीचर्स के रिगार्डिंग। एंड एज वी नो दैट कि जो भी यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल एग्जाम्स। विदाउट एनी डिले मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ चीज़ों को। बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं सो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो सो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो फर्दर मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। दैट इज द मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये, क्योंकि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है ये इसी की वजह से ग्रास रूट लेवल पर प्रॉपरली इस्टेब्लिश होती है। बेसिकली इन सभी को यहाँ पर मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, बिकॉज ये यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बेसिकली ये सारे राइट्स हमें अवेलेबल कराता है। इक्वलिटी, एज वी नो दैट कि इक्वलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक आस्पेक्ट में। भले ही कंट्री कुछ आस्पेक्ट में डेवलपमेंट ना हो, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी अगर प्रॉपरली देखने को मिलती है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड कराता है हमें फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, दैट इज़ ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है ये बेसिकली आर्टिकल 368 के रिगार्डिंग यहाँ पर उसको राइट है अमेंडमेंट करने का। आर्टिकल्स में जो भी चेंजमेंट्स वो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो राइट है उसको। बट ये आर्टिकल बेसिकली यहाँ पर वर्क नहीं करता है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर पार्लियामेंट को यहाँ पर कोई भी राइट नहीं दिया गया है चेंज करने के रिगार्डिंग या अमेंडमेंट करने के रिगार्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो भी राइट्स हैं ये प्रॉपरली सेफ रहते हैं। प्लस अगर यहाँ पर इन फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं अपने इन जो भी वायोलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो सिस्टम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से यहाँ पर हर एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, तो ये तो बेसिकली यहाँ पर हमें राइट प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अगर वो यहाँ पर फुलफिल नहीं करते तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर चीज़ें हम ऑपरेट कर सकते हैं। बट ये यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से अकाउंटेबल बनाती है हमको, क्या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंट्री के रिगार्डिंग। वो एक तरीके से ये एज अ रिमाइंडर वर्क करता है सिटीजन्स के रिगार्डिंग। इंडिया के जो भी यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं जो भी इनको अगर एंजॉय कर रहे हैं तो इसके लिए वो यहाँ पर जो एक लिमिट्स होती हैं उनको भी यहाँ पर फॉलो करें, ताकि किसी भी एस्पेक्ट में जस्ट लाइक कोई भी यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ये किसी और पर्सन का प्रिवेंट ना हो जाए। उस एस्पेक्ट में यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि यहाँ पर हेल्प करती है रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स के जो भी बिहेवियर है उनको रेगुलेट करने में रिगार्डिंग द कंट्री इन अ पॉजिटिव वे, ताकि हम पॉजिटिव वे में कंट्री को यहाँ पर ग्रो करा सकें। एंड प्रॉपरली इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो दिस प्रोविजन वाज इंसर्टेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1946 के रिगार्डिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोरेन सिंह कमेटी। यहाँ पर प्रॉपरली एक कमेटी देखने को मिलती है सोरेन सिंह कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशंस में यहाँ पर सजेशंस में प्रॉपरली इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करती है हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को। इसके रिगार्डिंग बेसिकली यहाँ पे जो आर्टिकल है 326 ये हमें प्रोवाइड करता है राइट टू वोट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जितने भी इंडिया में यहाँ पर लोग हैं जो भी, उन सभी को यहाँ पर ये राइट देखने को मिलता है। कई कंट्रीज़ में यहाँ पर बहुत से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं जेंडर्स के रिगार्डिंग, वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग। जो भी यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स हैं उस एस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। बट इंडिया के एस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली। जो आर्टिकल यहाँ पे 326 है ये हर एक इंडियन को विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। जो भी यहाँ पर 18+ मेंबर्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर राइट टू वोट होता है। वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट जो कि यहाँ पर इस्टेब्लिश करती है डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। बेसिकली इससे जो है यहाँ पर यूनिटी इस्टेब्लिश होती है पूरी इंटायर कंट्री में। यहाँ पर सेपरेटली जो स्टेट्स हैं उसमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता उनके रिगार्डिंग जो सिटीजनशिप्स हैं। यहाँ पर प्रॉपरली इंटायर कंट्री में एक सिंगल सिटीजनशिप का जो रूल है वो देखने को मिलता है। जस्ट लाइक
यहाँ पर जो सिटीजनशिप एक्ट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 1955 एंड इट्स प्रोवाइड, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप ये प्रोवाइड करती है इंटायर कंट्री में, बिकॉज किसी भी कंट्री में यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्दर अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं तो नॉर्मली आप किसी से भी पूछेंगे कि किस तरह से इंडिया कॉलोनी बना एंड क्या क्या उसके डिक्लाइन के रीज़न थे, क्यों लोग यहाँ पर इसको एक्सप्लॉइट कर पाए, तो एक ही रीज़न निकल कर आता है, दैट इज़ यूनिटी। बिफोर द टाइम यहाँ पर जो मिडिवल एरा की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर अर्ली मॉडर्न में, तो वहाँ पर जो यूनिटी है वो स्टेट्स के बीच में देखने को नहीं मिली थी। दैट्स वाई इट्स हैपन, दैट्स वाई वी बिकम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। एंड आज भी हम बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉलोनाइजेशन। तो फर्दर मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। सिंगल सिटीजनशिप ये यूनाइट रखने में बहुत हेल्प करता है कंट्री की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पूरी कंट्री ऑपरेट किस फॉर्म में हो रही है, बेसिकली यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम्स की यहाँ पर भी फॉर्म्स देखी गई डिफरेंट। जैसे लाइक अगर हम यूके की बात करते हैं तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड यूके का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। प्रॉपरली इन डेप्थ में मैंने यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को एलिब्रेट करा है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। यू शुड वॉच दिस वीडियो बिकॉज मैंने वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम से भी कंपेयर करा है, क्या क्या उसके नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव हैं, उन सभी चीज़ों को। बस यहाँ पर मैं एज अ फीचर्स इसको मैं इन डेप्थ डिस्कस नहीं कर सकता, शॉर्टली मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा इन सिंपल एंड शॉर्ट वे। सो एक यहाँ पर बेसिकली एक टियर सिस्टम देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, हमारी कंट्री में यहाँ पर 5 ईयर्स में इलेक्शंस देखने को मिलते हैं जिसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। हम उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, वो बनते हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट के बिहाफ में भी यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन भी देखने को मिलता है। तो दो टाइप के यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ पर जो मेन पावर्स है जिन लोगों के हाथ में, उन्हें यहाँ पर हम चूज़ करते हैं एंड वो जो भी कंट्री के बिग डिसीजंस हैं वो हमारे बिहाफ पे लेते हैं। तो दैट इज़ द मेन फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसकी अगर हम बात करते हैं मेनली, तो कैबिनेट को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये यहाँ पर कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है कई बार इसको, बिकॉज यहाँ पर जो कैबिनेट है ये बहुत सारी पावर्स रखता है। बेसिकली यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग ये भी बोला जाता है कि कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। एंड यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, बेसिकली एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर मैं बताऊँ आपसे, तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर होती हैं कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने का वर्क करते हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द ब्रिज बिटवीन द जो भी लोग हैं कंट्री के एंड जो यहाँ पर जो मेन पावर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बेसिकली लेजिस्लेचर है, उसके रिगार्डिंग। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, बिकॉज दे आर द लॉ मेकर एंड दे आर द इम्प्लीमेंटर। ये इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपसे डिस्क्राइब करा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ सेपरेशन ऑफ पावर की। एज आई टोल्ड यू यहाँ पर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग जस्ट मैंने आपसे शेयर की चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स जिन्हें यहाँ पर मेन ऑर्गन्स बोला जाता है। ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ चेक ऑफ अदर्स। यहाँ पर सभी एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करते हैं। इसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर एक तरीके से एक बैलेंस मेंटेन करती है पावर का अमंग ऑल द 3, उन तीनों के बीच में। एक तरीके से यहाँ पर जो ये तीनों है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द मेन पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ पर लेजिस्लेचर है, ये बेसिकली जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको यहाँ पर लोग चूज करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रही है। एंड एग्जीक्यूटिव एज आई टोल्ड यू यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट रन करने के रिगार्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लॉज के उन्हें इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एंड लास्ट यहाँ पर आते हैं जुडिशरी, दैट इज़ द कोर्ट सिस्टम इन इंडिया। बेसिकली यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा कोर्ट सिस्टम के रिगार्डिंग, जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जो भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करूँगा प्रॉपरली इन डेप्थ। एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, तीनों के ये डिफरेंट फंक्शंस भी हैं। तो इसी की वजह से ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज डीपीएसपी, बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी स्टेट जब लॉज बनाती है तो उनके माइंड में जो भी यहाँ पर डीपीएसपीज है वो यहाँ पर उनको इनैक्ट करते टाइम, उनको पॉलिसीज बनाते टाइम अपने माइंड में रखने होते हैं। ये एक तरह से एक गाइड का काम करते हैं जो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स हैं जो लॉज को, पॉलिसीज को यहाँ पर क्रिएट कर रहे होते हैं, लेजिस्लेचर जो क्रिएट कर रहे होते हैं उनके एस्पेक्ट में। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल एज अ आइडियल्स ड्यूरिंग द
फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसीज, इनैक्टिंग द लॉज। एंड जो यहाँ पर डीपीएसपीस की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में बात करते हैं तो दैट इज द सोर्स ऑफ स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर लिया गया है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बोले तो ये आर्टिकल यहाँ पर जो 36 से लेकर 51 तक है, इन सभी में यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करा गया है। यहाँ पर इन डेप्थ यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, जो यहाँ पर एक स्टेट को जो भी वो पॉलिसीज बनाती है, वो सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। वो सारी यहाँ पर प्रॉपरली डिटेल्स में देखने को मिलती है इन आर्टिकल्स में। एंड पॉलिसीज की जो इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए या फिर डिक्लाइन की तरफ ले जाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिसेंटली आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, इंडिया के एस्पेक्ट में, चाइना के एस्पेक्ट में, श्रीलंका के एस्पेक्ट में, पाकिस्तान के एस्पेक्ट में, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। कोविड के टाइम पे किन किन कंट्रीज़ ने क्या पॉलिसीज़ यूज़ की एंड किस तरह से उसके इम्पैक्ट पड़े, इन सभी को यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। यहाँ पर सेकुलर कंट्री बोला जाता है बेसिकली इंडिया को। क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है यहाँ पर सेकुलर कंट्री। यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर किसी रिलीजन के रिगार्डिंग ऑफिशियली प्रमोशन नहीं देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्री है ये यहाँ पर किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करती है एज अ कंट्री। एंड यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी प्रोवाइड करता है कि जो सेकुलर पॉलिटी है इंडिया में वो भी इस्टेब्लिश रहे, सभी रिलीजन्स को यहाँ पर इक्वली ट्रीटमेंट मिले, सभी को इक्वली ट्रीट करा जाए। एंड सेकुलरिज्म इंडियन एस्पेक्ट में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया के रिगार्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी जो रिलीजन्स हैं उनके लोग देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, उन सभी में यहाँ पर चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो, उसके लिए यहाँ पर सेकुलरिज्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक चैन होती है प्रॉपरली, अगर जो भी उसके ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पर इंडियन एस्पेक्ट में वो सभी एक तरीके से जो रिलीजन्स हैं उनको यहाँ पर कंपेयर करा जाता है। एंड ब्लॉक्स की अगर हम बात करते हैं, किसी भी चैन का एक भी ब्लॉक अगर वीक होता है तो वो पूरी की पूरी जो चैन है वो ब्रेक हो सकती है। तो कंट्री के रिगार्डिंग वो सभी ब्लॉक्स एक तरीके से एज अ रिलीजन है। एंड जो कंट्री है वो उसके लोगों से मिलकर बनती है। अगर उनको इक्वलिटी मिलती है तो वो प्रॉपरली ग्रो करते हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर कंट्री भी ग्रो करती है। तो सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें यहाँ पर मोर देन 1 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के पूरी कंट्री पे रिगार्डिंग। एंड पंचायत राज जो है यहाँ पर इसका 3rd ईयर हो। पंचायत राज पर मैंने प्रॉपरली इन डेप्थ इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा आपसे। बिकॉज ये जो यहाँ पर बॉडी है ये ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करती है हमारे इंडिया में। अगर हम पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं तो विलेजेस में पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है आज भी। एंड वहाँ पर डेमोक्रेसी का स्टैब्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचायत राज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर जो टीयर्स हैं 1st एंड 2nd एंड 3rd, तो पंचायत राज उसका एक 3rd ईयर है। प्लस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी कि जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर इन डेप्थ यहाँ पर जो एक लिस्ट यहाँ पर कई देखने को मिलती है जिसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट्स हैं वो लॉज मेकिंग का वर्क करती हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर स्टेट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, यूनियन लिस्ट देखने को मिलेगी, कंकरेंट लिस्ट देखने को मिलेगी। स्टेट लिस्ट में वो सभी यहाँ पर टॉपिक्स रखे जाते हैं जिनमें प्रॉपरली जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर लॉ मेकिंग का वर्क करती हैं। यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें यूनियन को राइट होता है उस पर पॉलिसीज़ या फिर उसके रिगार्डिंग लॉज बनाने का। एंड कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें ये यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर इन सभी लिस्ट को प्रॉपरली प्रोवाइड करता है इक्वली। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा टिल्ट यहाँ पर देखा गया है सेंटर की तरफ। सेंटर को यहाँ पर इंपॉर्टेंस कुछ केसेस में ज़्यादा दी गई है ताकि वो यहाँ पर एक यूनिटी मेंटेन कर सके पूरी इंटायर कंट्री के रिगार्डिंग। सो दैट इज़ वाई फेडरलिज्म बहुत ज़रा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूँ मैं इसमें, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि यहाँ पर हमें कुछ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हर एक लेवल की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। वो उस पर लॉ मेकिंग में या डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो जो भी यहाँ पर फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग वो मैंने आपसे शेयर करे। एंड हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, गॉड ब्लेस यू।